हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। आप लोग का पहला डाउट ये आते ही होगा, थंबनेल में तो दूसरे सर दिख रहे हैं सर, इसमें ये सर क्या कर रहे हैं। तो सर को मैं इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ, सर का इंट्रोडक्शन देने आया हूँ, सर को क्या पढ़ाना है ना। सर को क्या पढ़ाना है तो सर को पता है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वो इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में। तो आपके जो नए सर हैं उनका नाम अगर मैं बताऊं तो मिस्टर दीपक तिवारी सर हैं, जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी ऐसी कि आप कभी नहीं भूल पाए, है ना। सिंपली फाइट करके पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। अब हिंदी के बारे में मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, आपके सर आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो सर को हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए सर, ये रहे हमारे हिंदी वाले सर। इनको सब लोग बोलते हैं हिंदी वाले सर, हिंदी वाले सर, हिंदी वाले सर। ये सर अब आपको बताने वाले हैं कि सर को क्या पढ़ाना है, सर आपको कैसे पेपर पैटर्न समझाएंगे और कैसे आगे के सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलिए अपने सर से और मैं चल रहा हूँ अपनी क्लास में। लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाकर सर। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, रत्नाकर सर ने ये यूट्यूब चैनल बनाया है और सर का ये उद्देश्य रहा है कि सीबीएसई के जितने भी बच्चे हैं सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट पढ़ने की सुविधा मिल जाए। उसी क्रम में इन्होंने सभी को जो कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, उसी में हम भी यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे। तो सभी को पता है हिंदी हमारी एक मातृभाषा है और जैसा कि सब जानते भी हैं कि बोल चाल में सबसे ज़्यादा हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। और ये विश्व का रिकॉर्ड रहा है कि हम आज के समय में जितने भी कंटेंट देखते हैं उनमें 54% से ज़्यादा हम हिंदी में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारी लोक भाषा के रूप में ज़्यादा प्रचलित है। तो आते हैं, मैं आपको कक्षा 11वीं के सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताऊंगा, पाठ्यक्रम क्या है। जैसा कि सब आप देखेंगे तो आपके हिंदी के जो कक्षा 11 की पुस्तक है उसमें आपको 2 खंड मिलेंगे, काव्य खंड और गद्य खंड, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य खंड की। गद्य खंड में सबसे पहला पाठ है प्रेमचंद। इसके लेखक हैं और पाठ का नाम है नमक का दरोगा। इसमें नैतिकता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें समाज में नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा पाठ है कृष्णा शोभती जी का, ये मियां नसीरुद्दीन जी के चरित्र के बारे में बताइए कि किस प्रकार वे अच्छे कलाकार के रूप में सामने आए। और ऐसे ही उसी क्रम में सत्यजीत राय के द्वारा आपू के 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़, भारत माता, ये आपका गद्य खंड का पाठ्यक्रम है। और इसके आगे अब हम जानेंगे काव्य खंड में। काव्य खंड में आपका पहला पाठ है हम तो एक एक कर जाना, कबीरदास जी के द्वारा ये लिखा गया है। और दूसरा पाठ है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसमें मीरा जी के अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया, किस तरह से मीरा जी कृष्ण की अनन्य भक्ति करती थी। और तीसरा है घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि जब आज़ादी के आंदोलन में अधिकतर कई क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया था, उसी में एक घर की याद पाठ को भी, कविता को लिखा गया है। त्रिलोचन दास जी के द्वारा चंपा काले अक्षर नहीं चीनती है। इसमें किस तरह से महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया है उसके बारे में बताया गया है। फिर गजल, और उसी में फिर हे भूख मत मचल। और अक्क महादेवी ने इसमें 2 है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अवतार सिंह पास के द्वारा सबसे खतरनाक, और निर्मला पुतुल के द्वारा यहाँ पर आओ मिलकर बचाएं। ये इतने सारे पाठ हमें काव्य खंड और गद्य खंड में मिलाकर पढ़ने हैं। और उसी क्रम में अब हम चलते हैं, अपना पहला पाठ शुरू करते हैं। पहला पाठ जैसा कि पता है आपका नमक का दरोगा है और इसके रचयिता जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं।
और इस पाठ का लिखने का उद्देश्य उनका ये था कि हम अधिकतर जो भी आपके हिंदी के आरोह की पुस्तक में पाएंगे उसमें देखेंगे अधिकतर जो हमको पाठ दिए गए हैं वो आज़ादी के समय के लिखे हुए हैं। और जैसा कि हम जान भी रहे हैं हमारा जो आज़ादी के समय का माहौल था उस समय अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के खिलाफ जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने कुछ न कुछ लिखने का प्रयास किया था। और लिखने का प्रयास इसलिए किया था क्योंकि किसी भी समाज के लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है कि उनको किसी भी कविता के द्वारा किसी कहानी के द्वारा उत्सुक किया जाए, जागरूक किया जाए किसी भी आंदोलन के लिए। उसी क्रम में तो आते हैं, लेकिन ये नमक का दरोगा जो है आपका ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। और इसमें उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का किस तरह से भ्रष्टाचार का रवैया भारत में चल रहा था, किस तरह वो भारत को लूटने का प्रयास कर रहे थे, और उसमें उन्होंने सहयोग लिया था इसी समाज का जो कुछ उच्च वर्ग के लोग थे उसी में संलिप्त थे, जिससे कि वह भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाएं। और अंग्रेजी सरकार का ये सबसे बड़ा उपक्रम था। जिसमें लेखक परिचय में हम आएंगे तो लेखक के बारे में आप जान ही रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और फिर इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य पात्र कौन कौन से हैं कहानी में, और इसके बाद सारांश के बारे में भी हम जानेंगे, और भाषा शैली क्या है इस पाठ की, और इसके बाद निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। एक एक करके आते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सब आपको बताते हैं। सीबीएसई का ये मानना है कि लेखक का परिचय जानना उतना जरूरी नहीं है जितना कि पाठ में जो दिया गया है उसका क्या मोटिव है, उससे क्या सीख मिलती है, ये जानने का उद्देश्य ज्यादा रहता है। और आप देखेंगे सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में लेखक से संबंधित प्रश्न बहुत कम मिलेंगे। तो लेखक परिचय में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बताएंगे। इनका जो जन्म है वो 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। ये हिंदी के साथ साथ उर्दू साहित्य के बारे में भी जानते थे और इनकी रचनाएं जो हैं वो उर्दू में भी मिलती हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी गोदान गबन, सेवा सदन, पंच परमेश्वर हैं, और इनको उपनाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम कहानियों के सम्राट कहा जाता है क्योंकि इनकी कहानियों में ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समाज को उकेरती हैं, समाज में क्या चल रहा है, समाज का चरित्र चित्रण करती हैं, तो इसीलिए इनको कहानियों का सम्राट भी कहा जाता है। तो आते हैं इसके मुख्य पात्र। मुख्य पात्र में इसमें नमक का दारोगा में वंशीधर हैं, पंडित अलोपीदीन हैं, वंशीधर के पिताजी हैं, ब्रिटिश सरकार है, और उसी में एक जनता की भीड़ भी है। मुख्यतः इसमें हम जानेंगे कि वंशीधर, उनके पिताजी और पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन समाज के एक व्यवसायिक हैं जो कि उच्च वर्ग का व्यवसाय करते हैं, उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं, और वह भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त हैं। और इसमें उनका सहयोग समाज के वे सभी लोग करते हैं जो खुद को बुद्धिजीवी करते हैं, और यह कार्य वो करने के बाद कुछ रकम ब्रिटिश सरकार को भी देते थे, जिससे आज तक किसी ने उनको पकड़ा नहीं था। आते हैं सबसे पहले मुख्य पात्र के बारे में बताने के बाद एक एक करके जानते हैं। वंशीधर का जो चरित्र है वह पूरी कहानी में ईमानदार और सच्चरित्र दिखाया गया है। ईमानदार अपने कार्यों के प्रति थे वो, सच्चरित्र मतलब ये है कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं थी जो कि समाज में नुकसान पहुंचाने का कार्य करती हैं। पंडित अलोपीदीन ये व्यापारी थे, ईमानदारी का सम्मान करते थे, व्यापारी थे और ये ईमानदारी का सम्मान भी करते थे। लेकिन पूरी कहानी में शुरुआत से लेकर के कहानी के मध्य तक आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी अलोपीदीन के जो ये ईमानदारी का सम्मान करने वाला चरित्र है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा उनको इसके पहले कोई मिला ही नहीं था जिससे कि उनको पता चलता कि हाँ ईमानदारी का कोई महत्व है। जब उनको यह कोई बताने वाला ही नहीं मिला कि ईमानदारी क्या होती है तो वो कैसे जानते। जब उनकी मुलाकात वंशीधर जी से होती है तो वंशीधर एक नमक के दारोगा हैं
वह जब मिलते हैं तो वहीं से उनको ये पता चलता है कि हाँ समाज में ईमानदार लोग भी हैं और ईमानदार होने से समाज को क्या लाभ होता है। और इसके बाद अंग्रेज अधिकारी हैं जिसके बारे में बताया गया कि भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया कि जो कहानियां लिखी गई हैं अधिकतर वो सब अंग्रेजों के द्वारा जब गुलाम था भारत उस समय की लिखी गई हैं। तो उसी क्रम में ये यहाँ पर भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक बताने के लिए अंग्रेजी अधिकारी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज के द्वारा ही भारत में शासन किया जा रहा था, तो इसीलिए अंग्रेज अधिकारी का भी जिक्र यहाँ आया है। अब आते हैं सबसे वंशीधर के पिताजी। वंशीधर के पिताजी एक सामान्य वर्ग के हैं, गरीब परिवार से हैं वो, और उनका काम ही था कि अपने परिवार को चलाना। तो किसी भी, मुझे लगता है परिवार के मुखिया के लिए उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो पालन पोषण करने के लिए वो किसी भी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, तो वह चाहे रिश्वत लेकर, चाहे जिस प्रकार से वह, उनका एक ही उद्देश्य था कि परिवार को चलाया जाए। तो क्योंकि माहौल ही वही था, हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त था, तो उनको भी ईमानदारी से कोई मतलब नहीं था। वो पूरी तरीके से मान चुके थे कि बिना ऊपरी आमदनी, पाठ में इसका उल्लेख भी है, बिना ऊपरी आमदनी के किसी भी घर के परिवार को नहीं चलाया जा सकता है। और जब आलोपी दीन दरोगा बनते हैं तो उनको उनके पिताजी पहले यही बताते हैं कि सॉरी बेटा, वंशीधर जब दरोगा बनते हैं तो उनको यही बताते हैं कि केवल आपकी जो तनख्वाह है, जो आपका वेतन है, उसी से आपका खर्च नहीं चलने वाला है, ऊपरी आमदनी जरूर लेना। और उन्होंने इसको ऊपरी आमदनी को भगवान का तोहफा बताया है, भगवान के द्वारा दिया गया उपहार की संज्ञा दी है। तो इस बात से पता चलता है कि सोचिए एक पिता अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे रहा है तो उस समय का समाज कैसा रहा होगा, क्योंकि अधिकतर कोई भी पिता अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता है। लेकिन जो पंडित आलोपी दीन, ये वंशीधर के पिताजी हैं, इन्होंने अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दी, इससे साफ साफ पता चलता है कि समाज कितना भ्रष्ट हो चुका था उस समय। और यही सब बताने के लिए प्रेमचंद जी ने नमक का दरोगा पाठ को लिखा है। सभी के मुख्य पात्र जितने हैं सबका परिचय हो चुका है। तो अब चलते हैं कहानी में, आगे बढ़ते हैं कि कहानी में और क्या क्या है। थोड़ा सा सारांश बताते हुए, अभी जैसा हमने बताया आपको, हम उसी से परिचय करवाते हैं कि पाठ में बताया क्या गया है। पाठ का सारांश अपने शब्दों में छोटा करके बताएंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि पाठ में क्या बातें बताई गई। हमने पात्र परिचय के समय तो बताया कि कैसे किस तरह से पात्रों को यहाँ चित्रित किया गया है, और उसी क्रम में अब हमारा अगला है सारांश का। वंशीधर ईमानदार युवक थे। शुरुआत में हमने बताया कि वंशीधर जो थे वो एक ईमानदार थे, और जब उनको नौकरी मिली तो उनके पिताजी ने उनको क्या शिक्षा दी। वंशीधर कहानी के मुख्य पात्र हैं, उन्हीं के द्वारा सारे कार्य करवाए जाएंगे कहानी में। प्रेमचंद जी का मानना ये था कि वंशीधर जो है वो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो कि कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनको कार्य करने का मौका तो मिले, ईमानदारी से रहने का मौका तो मिले। और उसी को चित्रित करने के लिए उन्होंने जो वंशीधर हैं उनको दिखाया है। वंशीधर का पूरा चित्रण आप देखेंगे कहीं भी बेईमानी का नहीं दिया गया है, सबसे ईमानदार पात्र वही है। उनके पिता रिश्वतखोर थे। रिश्वतखोर का मतलब क्या होता है? रिश्वत का मतलब ये होता है कि जो आप कुछ ऐसी राशि लेते हैं जिसका आप किसी के सामने, मतलब सार्वजनिक रूप से आप उसको नहीं बता सकते हैं कि ये किस तरह से हमने इसको लिया। रिश्वत किसी भी कार्य को करने के लिए हम कुछ अतिरिक्त राशि जो लेते हैं
उस व्यक्ति के द्वारा जिसका कार्य करना होता है वो रिश्वत होता है। वो हर विभाग के बारे में हम कह सकते हैं। तो यहाँ केवल एक विभाग की बात की गई है जो कि नमक के दरोगा हैं, वो तो पुलिस की बात की गई है। और प्रेमचंद जी का क्या उद्देश्य रहा होगा, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ही बताया, दरोगा के बारे में ही बताया, उन्होंने सेना को क्यों नहीं कहा, वो अधिकारी सभी के बारे में बताया है। लेकिन जो आपका ये पुलिस विभाग है, ये सब इसकी पहुंच गांव की जनता तक होती, मतलब ये छोटे स्तर तक भी जा सकते हैं। और इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज में हो रही जो बेईमानी है, समाज में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको पकड़ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उसको दिखाने के लिए इन्होंने पुलिस विभाग का ही जिक्र यहाँ ज्यादा किया है। और इसके ऊपर जैसा कि ब्रिटिश अधिकारी भी थे, तो यहाँ उनके पिताजी रिश्वतखोर थे। उनका मानना ये था कि हमको कहीं से भी अगर ऊपरी आमदनी होती है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार होता है। इसके बाद अब आते हैं बंसीधर की नियुक्ति नमक का दरोगा के पद पर हुई। जब बंसीधर की नियुक्ति, क्योंकि वो सामान्य गरीब परिवार से थे, किसी सामान्य गरीब परिवार का लड़का अगर दरोगा जैसे उच्च पद पर जाता है, जो कि एक शुरुआत होती है, तो उसके लिए बहुत गर्व की बात होती है। लेकिन उनके पिताजी इससे खुश बहुत होते हैं। उसके साथ साथ उनको इस इच्छा जरूर, फिर से मैं ये बात दोहराऊंगा, बार बार ये दोहराऊंगा कि एक पिता अपने पुत्र को रिश्वत लेने की शिक्षा देता है, जिससे ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि उस समय हमारा समाज कितना भ्रष्ट था, किस तरह से हम भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसके बाद व्यापारी पंडित अलोपीदीन नमक की तस्करी करते पकड़ा गया। पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब इनकी नियुक्ति होती है बंसीधर जी की, तो क्योंकि ये इनकी पहली बार पोस्टिंग हुई रहती है, पहली नियुक्ति रहती है, तो इनका कार्य था कि ये अपने कार्य को ईमानदारी से करें। तो रात में अधिकतर जो हमारे गलत कार्य होते हैं, जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित होते हैं, वो अधिकतर रात्रि में ही किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कम से कम लोगों की निगाहों में आते हैं, कम से कम पकड़े जाने के चांसेस होते हैं, अवसर बहुत कम होते हैं। लेकिन वंशीधर ठहरे ईमानदार, वंशीधर रात भर जाग करके अपनी ड्यूटी करते थे। उन्होंने देखा, जो उनको एक केबिन दी गई थी, एक कमरा दिया गया था, जहां वो रात में बैठ करके जहां से निगरानी करते थे, और उसके बाहर सिपाहियों का पहरा रहता था। सिपाहियों को ये बताया गया था कि कोई भी अगर रास्ते से जाता है तो आप जरूर सामान को चेक करिएगा, बिना सही जांच के, सही कारण के। अगर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें संदिग्ध है तो उसकी सूचना मुझे आप तुरंत देंगे। तो देखते हैं वंशीधर खिड़की से, देखेंगे आप खिड़की से वंशीधर देखते हैं कि एक गाड़ियों का पूरा जा रहा है, उस पे नमक लगा हुआ। नमक जैसी मुझे लगता है कि सबकी एक आवश्यक वस्तु है, सबके यहाँ प्रयोग होने वाली वस्तु। तो नमक जा रहा है लदे हुए ट्रक से। उन्होंने जब देखा तो तुरंत बाहर आया। और देखिए भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका था कि ये नियुक्त तो हुए थे, लेकिन उसके पहले जो उन्होंने सिपाहियों को बाहर लगाया था वो आकर के बता नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो भी जान रहे हैं पंडित जो अलोपीदीन थे, पंडित अलोपीदीन का इतना बड़ा साम्राज्य था कि कोई उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता। और उसके पीछे का कारण ये था, थोड़ी बहुत जो राशि है वो बांट देते थे, जो भी लाभ मिलता था उसको वह व्यवस्था के तहत क्रमागत तरीके से देते थे, जिससे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी पंडित अलोपीदीन जी को रोके कि आप ये क्या कर रहे हैं, उनके सामान को पकड़े। लेकिन जब दिखा इनको बंसीधर जी को कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा जखीरा जा रहा है, नमक इस पे लदे हुए हैं, जांच करने पर पता चला, तो उन्होंने पता करवाया कि ये है किसका। तो वही पता चलता है कि ये तो बंसीधर जी का है। और जब यह बात
सॉरी बेटा, अलोपी दीन जी का है। तो जब ये बात अलोपी दीन को पता लगती है कि उनका ट्रक पकड़ लिया गया, तो क्योंकि अलोपी दीन जी के मन में एक पूरी तरीके से ये स्थिति बन चुकी थी, उनकी एक ये कह सकते हैं विकृत मानसिकता को हम कह सकते हैं, वो जान चुके थे कि जितने भी अधिकारी आएंगे थोड़ी बहुत रकम दे देंगे और उसी रकम से उनका अपना काम हो जाएगा, और इनका जो ट्रक है, इनका जो सामान है, जो ये माल पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी भी ये खरीद फरोख्त करते हैं, इनका जो भी आयात निर्यात का कार्य है वो चलता रहेगा, कोई रोकता भी नहीं था। लेकिन वंशीधर ठहरे ईमानदार, वंशीधर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और जब पकड़ा गया तो पंडित अलोपी दीन बहुत सज्जन थे। सज्जन मतलब बोलने का तरीका उनका बहुत सज्जनता से पेश आते थे। उन्होंने अलोपी दीन ने ईमानदार वंशीधर जी से कहा, अरे बाबू साहब कहां से आप आ गए बीच में, हमें पता ही नहीं था कि आपको और ज्यादा रकम की जरूरत है, नहीं तो मैं वो आपके पास पहुंचा दिया होता। अब आप सोचिए, पहले से ही रकम फिक्स करके रखे थे, कंफर्म था, रहता था कि इनको इतना देना है, इनको इतना देना है, सबके लिए एक राशि फिक्स कर दी गई थी। और जब पता चलता है अलोपी दीन को कि नहीं, यहाँ बात तो उल्टी है, यहाँ बात उल्टी है, यहाँ पर जो वंशीधर जी हैं ये किसी पैसे के लिए नहीं, ये अपने कर्तव्यनिष्ठ होने का प्रमाण देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इनका काम यही है, ये है कि हम अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाएंगे। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया, कौन, अलोपी दीन जी ने, कि हम वंशीधर जी को कुछ दे दें। ये अगला क्रम है, उसने वंशीधर को रिश्वत की पेशकश की। अब रिश्वत की पेशकश करने पर वंशीधर तो ऐसे व्यक्ति हैं नहीं कि उनको पैसे की जरूरत थी, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति थे। उनको तुरंत याद आया अपने पिताजी की बात। क्या बात याद आई कि पिताजी, इन्हीं लोगों के लिए पिताजी कहते थे कि जो रिश्वत होती है वो भगवान का उपहार होता है। तो लेकिन देखिए, वंशीधर ने रिश्वत अस्वीकार कर गिरफ्तार किया। वंशीधर ने उनको गिरफ्तार कर लिया, किसको, पंडित अलोपी दीन जी को। और जब पंडित अलोपी दीन पकड़े गए, अगले दिन ही सुबह अंग्रेज अधिकारियों ने अलोपी दीन के दबाव में वंशीधर को हटा दिया। अगले दिन सुबह ही जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको जब पता चला कि अलोपी दीन पकड़े गए हैं, तो उन्होंने वंशीधर का, एक हमारे यहाँ का नियम है ट्रांसफर का, उनका स्थान बदल दिया गया, उनको कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया कि आपकी ड्यूटी यहाँ से यहाँ चेंज कर दी गई। लेकिन उनकी फाइल बन चुकी थी, अलोपी दीन के नाम से मुकदमा हो चुका था। और उसके बाद में अलोपी दीन ने वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर, इसके पहले की बात को हम बताते हैं, बहुत शॉर्ट्स में ये बात लिखा मैंने। इसके बीच का जो क्रम है, बीच में जो घटना हुई उसको हम बताएंगे कि जब अलोपी दीन को वंशीधर रिश्वत दे रहे थे और उन्होंने उनकी पेशकश को स्वीकार नहीं किया, तो उसके बाद जो अलोपी दीन थे उनकी पकड़ अच्छी थी। अगले दिन ही फाइल पहुंचती है कोर्ट में। सोचिए समाज का कितना अच्छा चित्रण किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने इस प्रश्न के द्वारा, कि जैसे ही अलोपी दीन का नाम अखबारों में छपता है कि अलोपी दीन का ट्रक पकड़ा गया, ये तस्करी करते हुए पकड़े गए, इनके ऊपर आरोप लगा, तुरंत ही पूरे समाज में, पूरे नगर में बात फैल गई, शहर में बात फैल गई कि अलोपी दीन पकड़े गए। कुछ को तो हंसी आई कि अच्छा हुआ पकड़े गए, आज तक किसी ने इनको पकड़ने की हिम्मत नहीं की, किसी ने तो इतनी हिम्मत की। कुछ तो हंसे नहीं, वो रुष्ट हुए, मतलब दुखी हुए, बेटा रुष्ट नहीं है, दुखी हुए, इसलिए कि अलोपी दीन अगर पकड़े जा सकते हैं तो हमारे लोगों का क्या होगा। क्योंकि अलोपी दीन जैसा व्यक्ति जिसके पास अथाह संपत्ति है, जो हर किसी को खरीदने की क्षमता रखता है, वह पकड़ा गया है, तो इसका मतलब जिसने पकड़ा है वह अच्छे स्तर का, उच्च लेवल का ही अधिकारी होगा। कुछ लोगों के मन में बात ये आई कि ऐसा कौन है जो अलोपी दीन को पकड़ लिया, मुझे लगता है कि इसको अपने नौकरी की चाह नहीं है, जल्दी ही इसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जल्दी ही इसको इसके पद से हटा दिया जाएगा, इसको इसके पद से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा, हो सकता है इसको पदमुक्त भी किया जा सकता है।
तो तरह तरह की बातें हुई, लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी समाज में थे जिनको अवसर मिला कि चलिए आलोपी दिन को हम खुश करते हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहना चाहते हैं, जिनका ये मानना है कि भ्रष्टाचार के द्वारा ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक कमाई कर सकते हैं, उनको ये मौका मिला। और जितने लोगों को आलोपी दिन ने खुश किया था, जितने लोगों को राशि पहुंचाई थी, जितने लोगों का काम चलाया था, उन सभी ने मन में सोच लिया कि अगर हम आलोपी दिन जी को बरी करवा देते हैं, आलोपी दिन जी को निर्दोष साबित कर देते हैं अदालत में, तो हमारा सौभाग्य होगा और आलोपी दिन जी जो हैं वह हमको यह मानेंगे कि किसी दिन आलोपी दिन ने हमारी मदद की थी, तो आज हम भी आलोपी दिन के काम आ गए। मतलब उनको एहसानमंद दिखाने के लिए कि हम भी आपके काम आएंगे। इस तरह से हर किसी ने, सोचिए, अकेले पड़ गए वंशीधर जो कि ईमानदार थे। अब यहाँ हवा ने अपना रूप मोड़ दिया इस तरीके से कि हर कोई वंशीधर जी को बचाने के लिए प्रयास करने लगा। किसी ने, सॉरी बेटा, आलोपी दिन को, किसी ने वंशीधर को सपोर्ट नहीं किया, उनका किसी ने समर्थन नहीं किया कि चलिए, किसी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत तो की, लेकिन हर किसी ने केवल एक ही बात सोची कि हम किस तरह से आलोपी दिन के काम आ जाएं, ये मेरे सौभाग्य की बात होगी। ये वाली जो लाइन है आपकी बुक में कि हम सौभाग्यशाली होंगे अगर हम आलोपी दिन जी के काम आ जाएंगे, यह सबसे बड़ा द्योतक है समाज में हमारे हो रहे भ्रष्टाचार का। कि सोचिए, किसी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, ना कि उनको दंडित करवाने के लिए। फिर उसी क्रम में आगे चलते हैं। बाद में वंशीधर, आलोपी दिन ने वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने व्यापार का प्रबंधक बना लिया। ये कब होता है? जब आलोपी दिन जो हैं वो जाते हैं अदालत में और वहां पर पूरी तरीके से निर्दोष साबित हो जाते हैं। आलोपी दिन निर्दोष साबित हो जाते हैं, वंशीधर को पद से हटा दिया जाता है और जब वह घर आते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं, इसीलिए हमने समझाया था आपको। बंसीधर को तो लग रहा था कि हम घर जाएंगे तो पिताजी को ये लगना चाहिए कि चलिए, ईमानदारी की वजह से हमारा बेटा भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया गया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनके पिताजी घर पर बैठे थे, उनको जब पता चली कि वंशीधर के इस कारनामे की वजह से उनको उनके पद से मुक्त कर दिया गया है, तो वहीं तुरंत वंशीधर के पिताजी ने कहा, हमने समझाया था कि आपको किसी भी रिश्वतखोर से मना नहीं करना है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं उलझना है, नहीं तो वो आपकी नौकरी खा जाएंगे, तो आपने ऐसा किया क्यों? लेकिन आज यहाँ बात उलट थी, क्योंकि वंशीधर अपने आप में ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने पिताजी से यह बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे इसका दुख है, क्योंकि उनको इस बात का गर्व हो रहा था कि मैं ईमानदार होने की वजह से हटाया गया, ना कि एक बेईमान होने की वजह। मुझे अपने ईमानदारी होने के लिए सजा मिली है और ना कि हम किसी गलत कार्य को करते हुए पकड़े गए। थोड़ा सा उनको इसका दुख भी था कि समाज कितना बदल चुका है कि ईमानदार को सजा दी जा रही है। अब इन सब बातों से आलोपी दिन प्रभावित हो गए। किससे? वंशीधर जी से, क्योंकि आज तक ऐसा व्यक्तित्व आलोपी दिन जी को मिला नहीं था, उनको ऐसा कोई व्यक्तित्व मिला ही नहीं था। और इसके बाद देखिए, जो ये आपका लास्ट वाला पॉइंट मैंने लिखा है, बाद में आलोपी दिन ने वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने व्यापार का प्रबंधक बना लिया। और यह कार्य उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इसके पहले ऐसा ईमानदार व्यक्ति न मिलने की वजह से उनको लग रहा था कि समाज में हर कोई भ्रष्ट है, और उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने वाला कोई ऐसा ईमानदार मिल जाए तो उनके लिए सौभाग्य की बात थी। और जैसे ही वह निर्दोष साबित होते हैं, जबकि उन्होंने अपराध किया था, वो आते हैं और
बंशीधर जी के घर पर पहुंचते हैं। बंशीधर जी के घर पर जाते हैं तो उनके पिताजी क्या कहते हैं? उनके पिताजी कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर आए, मुझे तो लगा था कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि मेरे पुत्र ने ऐसा कुकृत्य कर दिया है। उसने आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब देखिए, यही आलोपी दीन जब जाते हैं तो यही बंशीधर जी का मन बदल जाता है। बंशीधर जी को लगता है कि आलोपी दीन शिकायत करने आए हैं उनके घर पर, लेकिन वह जब सुनते हैं कि आलोपी दीन जी उनके पिताजी से उनकी तारीफें कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आपका पुत्र बहुत अच्छा है, आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और इसके बाद उसी में वो बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि आज कुछ उपहार स्वरूप बंशीधर को प्रदान करूं। बंशीधर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो कहते हैं उनसे, पहली बार ऐसा कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति जो कि एक दूसरे के विरोध का विचार रखता हो, मतलब एक दूसरे के विचार मिलते ना हो। उनका काम था भ्रष्टाचार के द्वारा कार्य करना, कमाई करना उनका काम था, ईमानदारी का। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बंशीधर जी से मिलना चाहा और मिलने के साथ साथ उन्होंने यह उपहार स्वरूप कहा कि मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो कि ऐसा कार्य करे, और मुझे ऐसे ही व्यक्तित्व की तलाश थी, ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो कि हमारे कार्य को आगे बढ़ा सके ईमानदारी से। क्योंकि मुझे लगता है कि आज तक जितने भी व्यक्ति मुझे मिले थे, हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त था, हर किसी को केवल और केवल मुनाफे की चाह थी, और मुनाफे में हमारा नुकसान भी हो सकता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल मुनाफा चाह रहा है, मैं कैसे मान लूं, जिसको मैंने भ्रष्टाचार करना सिखाया हो, जिसको मैंने कुछ बांटा हो उसके साथ, जो मैंने गलत कार्य किया है, वह मेरे साथ अच्छा करेगा। आप ऐसे मिले हैं जो कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे मैं पूरी तरीके से प्रभावित हूँ आपसे। और यहीं पर उन्होंने अपना पूरा कार्यभार जो था, उनका कार्य था, जितना बड़ा साम्राज्य था, उनका व्यापार था, सभी का प्रबंधन नियुक्त किया। किसको? बंशीधर जी को। अब आते हैं इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? संदेश ये मिलता है कि ईमानदारी कठिन है पर अंततः सफलता उसी की होती है। बंशीधर जी के द्वारा यह बताया गया है क्योंकि बंशीधर जी जो थे वह ईमानदार थे। उन्होंने ईमानदारी को चुना, उन्होंने ईमानदारी की लड़ाई अकेले लड़ा। उन्होंने कभी किसी प्रकार से किसी की सहायता इसलिए नहीं ली कि वो ईमानदारी से लड़ रहे थे, उन्होंने किसी भ्रष्ट व्यक्ति की सहायता नहीं की, वह अकेले लड़ाई लड़े और अंततः भले ही वह उनको सजा नहीं दिला पाए, लेकिन आलोपी दीन का उनके सामने, बंशीधर के सामने आकर के ये कहना, यह सबसे बड़ा उनका सम्मान था बंशीधर जी के ईमानदार होने का, जो कि एक उच्च पद पर, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति के सामने आकर के इसलिए झुक रहा है, इसलिए उससे बातें कर रहा है क्योंकि वो एक ईमानदार थे। यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमेशा हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। कठिन होती है, इसके लिए हमें कुछ कीमतें चुकानी पड़ती हैं, लेकिन इन कीमतों से हमें बहुत कुछ मिल भी जाता है, इसकी कीमत हमें बाद में अदा हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पाठ पर आधारित जो प्रश्न है थोड़ा सा उनको देखते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पाठ से संबंधित होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो मूल्य आधारित होंगे। उसके पहले थोड़ा भाषा शैली के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सरल एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। सरल भाषा ये है कि किस तरह से आसान शब्दों में बताया गया है कि आलोपी दीन के चरित्र को दिखाया गया, पूरे कहानी में बंशीधर जी की भूमिका को बताया गया, अंग्रेज जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उनके बारे में बताया गया। लेकिन व्यंग्यात्मक क्या है? व्यंग्यात्मक यहाँ पर कई जगहों पर प्रयोग हुआ है, जिसमें जो बंशीधर जी थे, उनके पिताजी जब कहते हैं कि जो रिश्वत होती है वो ईश्वर का उपहार होता है, ये ऊपरी कमाई है, ये व्यंग्यात्मक शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये बताया गया, ये व्यंग्य है कि आप किस तरह से
एक गलत कार्य को सही दिशा दे रहे हैं कि यह सही है, ईश्वर का उपहार बता दिया गया। सबसे बड़े कार्य को ही, सबसे गलत कार्य को ही सबसे अच्छा कार्य बता दिया गया। इसके बाद संवाद प्रधान शैली है। संवाद प्रधान शैली ये है कि जिसमें बातों को ज्यादा तवज्जो दी जाए। बातचीत करने का जो पंडित अलोपीदीन है और बंशीधर जी हैं, उनके बीच में जो संवाद करने का तरीका है, उनके बीच जो संवाद होता है, उसका जो चित्रण किया गया है, उसके द्वारा यथार्थवादी चित्रण यही बंशीधर जी का ही है, जो कि अपने आप में ईमानदार हैं। और उन्होंने इसके बाद नैतिक शिक्षा का भाव, और कहानी के अंत में बताया गया है शुरुआत से लेकर के बंशीधर जी के द्वारा ही कि किस तरह से वह ईमानदार थे। उन्होंने अपनी नैतिकता नहीं खोई, भले ही उनको पंडित अलोपीदीन जी ने पूरा रिश्वत देने का प्रयास किया, हर तरह का प्रयास किया कि उनको रिश्वत दे करके उन्हें वह अपनी तरफ मोड़ने, लेकिन उन्होंने ऐसा कर नहीं पाया। निष्कर्ष वही इसके पहले कि सत्य और ईमानदारी कठिनाई में डालते हैं, पर विजय अंततः उन्हीं की होती है। क्योंकि जब बंशीधर जी ने पंडित अलोपीदीन जी को पकड़ा था तो उस समय पूरा समाज उनके खिलाफ था, लेकिन अंततः वही बंशीधर जी के फेवर में आ जाते हैं, वह उन्हीं के पक्ष में आ जाते हैं। कौन? पंडित अलोपीदीन जी, जिसको वह सजा दिलवाने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद का उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना, इसके माध्यम से प्रेमचंद जी का उद्देश्य था कि समाज में जो हमारे भ्रष्टाचार है उसको समाज के सामने लाया जाए, लोगों को बताया जाए, और उससे लोगों को पता चले कि किस तरह का, किस स्तर तक का भ्रष्टाचार हमारे यहाँ व्याप्त है, और उनको नैतिक मूल्य बताया जाए, जो कि बंशीधर का ही सबसे बड़ा चरित्र चित्रण करके बताया गया है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। आसान प्रश्न है शुरुआत के। मुझे नहीं लगता है कि कहानी का जो सारांश है उसको देखने के बाद आपको इसका उत्तर नहीं आएगा। वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो शुरुआत के छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन्हीं 2 प्रश्न को बताएंगे। बाकी इन प्रश्नों के बारे में हम अगली वीडियो में फिर से इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। छोटे प्रश्न ये हैं, वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया गया था? नमक का दरोगा, शुरुआत से ही बताया गया, पाठ का नाम ही है नमक का दरोगा। इसके बाद अलोपीदीन ने वंशीधर को क्या देने की कोशिश की? तो रिश्वत है, बहुत इजी है। और आपका जो तीसरा है, वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो वंशीधर ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, और इसके साथ साथ आदर्शवादी भी थे। और इसके बाद 2 प्रश्न हम आपको और बताएंगे। इसके बाद फिर जो इसका विस्तृत उत्तर वाला प्रश्न है, इसके लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। 2 प्रश्न और कौन से? अलोपीदीन के मन में वंशीधर के प्रति सम्मान क्यों उत्पन्न हुआ? क्यों? वही ईमानदारी को देख करके, क्योंकि उन्होंने उनके रिश्वत को अस्वीकार कर दिया था। उनको यह बताया कि नैतिकता क्या होती है, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ये शुरुआत से ही हम बताते आ रहे हैं कि ईमानदारी अंततः सफलता और सम्मान देती है। और इसके बाद बाकी प्रश्नों के बारे में हम फिर अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आपको